तो आज हम बात करेंगे केतन पारेख स्कैम के बारे में। केतन पारेख, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस चलाता था। और जैसे कि हमने हर्षद मेहता स्कैम के वीडियो में देखा था कि केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी में हर्षद मेहता का ट्रेनी भी था। केतन पारेख पंप एंड डंप स्कीम और कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपने स्कैम को चला रहा था। सो लेट्स सी कि ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर झूठी इंफॉर्मेशन देकर या झूठा दिखावा करके इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स के इस जाल में फंसकर उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है एंड हेंस शेयर की प्राइस भी बढ़ने लगती है। उस स्टॉक की बढ़ती हुई डिमांड और प्राइस को देखकर और ज्यादा इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स पर भरोसा रखकर शेयर बाय करते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, यानी पंप हो जाती है। और जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तब ऑपरेटर्स उन स्टॉक को बेचकर यानी डम करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब ऑपरेटर्स उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और उसे प्रमोट करना बंद कर देते हैं तब वो शेयर ओवर वैल्यूड होने के कारण और ऑपरेटर्स ने फैलाई हुई इंफॉर्मेशन या दिखावा झूठा होने के कारण उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और जिन इन्वेस्टर्स ने उन स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। केतन पारेख पहले कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे स्टेक्स यानी हिस्सेदारी खरीद लेता था और फिर उन्हें मैनिपुलेट करने लगता था। बेसिकली दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स जो अपने लिए या अपने पर्सनल अकाउंट के लिए शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि आप और मैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्थाएं जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा था कि हर्षद मेहता अपने स्कैम में रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक की ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था, वही केतन पारेख का प्लान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना होगा, ये केतन पारेख को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकर था। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करके केतन पारेख स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी को काफी महत्व देते हैं, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सर्कुलर ट्रेडिंग करके स्टॉक का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। किसी दिन या दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंपनी के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसे उस स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे नए ट्रेड्स होते हैं वैसे वैसे उस दिन का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर्स बेचता है, दूसरा तीसरे को और तीसरा ऑपरेटर फिर पहले ऑपरेटर को। इस तरह एक सर्कल में ये ट्रेडिंग होती है और शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच रोटेट होते हैं, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स मिलकर पहले ये डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स ट्रेड करने हैं, कौन सी प्राइस पर करने हैं और कब करने हैं। उसके बाद उन शेयर्स को खरीदने वाला ऑपरेटर और बेचने वाला ऑपरेटर एक साथ उतने शेयर्स के ऑर्डर सेम प्राइस और सेम टाइम पर एंटर करते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर्स एंटर करते हैं, जिससे वो शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच ट्रेड होते हैं और उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपनी ही अलग अलग कंपनीज के बीच शेयर्स बाय और सेल करता था और स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ाता था। केतन पारेख मेनली 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा था, जिन्हें K10 स्टॉक्स कहा जाने लगा था। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक्स बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। केतन पारेख उन स्टॉक्स में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उन स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ा रहा था। इन वजह से इन्वेस्टर्स भी उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने लगे थे। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अच्छे ताल्लुकात थे, वो इन्वेस्टर्स भी K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में आ जाते थे तब उस स्टॉक की डिमांड और प्राइस बढ़ जाती थी। उस बढ़ती हुई प्राइस और वॉल्यूम के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। उस दौर में यानी 1997 से लेकर 2001-2002 के पीरियड में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनीज के स्टॉक काफी तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तभी केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और मीडिया कंपनीज के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, जिससे केतन पारेख द्वारा उन स्टॉक में चल रहे मैनिपुलेशन की किसी को खबर तक नहीं लगी। इन शॉर्ट, केतन पारेख की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। दिखने में तो ऐसा दिख रहा था कि K10 स्टॉक्स की प्राइस अच्छी फ्यूचर ग्रोथ,
अच्छे फंडामेंटल्स और डॉट कॉम बूम की वजह से बढ़ रही है। केतन पारेख पूरी कोशिश करता था कि जिन स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है उन्हें अच्छा मीडिया अटेंशन मिले और वो स्टॉक्स हमेशा सुर्खियों में रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उन स्टॉक की तरफ आकर्षित होंगे और स्टॉक की प्राइस बढ़ने में मदद होगी। केतन ने पेंटाफोर सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस 175 रुपीज़ से सीधा 2700 रुपीज़ तक पहुंचा दी। सिमिलरली ग्लोबल टेली सिस्टम्स की प्राइस 85 रुपीज़ से 3100 रुपीज़ तक, HFCL की प्राइस 42 रुपीज़ से 2300 रुपीज़ तक और जी की स्टॉक प्राइस 750 से 11,000 तक पहुंचा दी और इसी तरह कई स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। जैसे ही स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई लेवल पर आ पहुंची तब केतन पारेख उन स्टॉक्स को डम करने लगा और उसने कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर ही अपना फोकस बढ़ाया और उनमें अच्छी पोजीशंस बना ली, यानी उन कंपनीज में और स्टेक्स खरीद लिए। अपने इस स्कैम को चलाने के लिए केतन पारेख को जो पैसा लगा वो उसने मेनली दो जगह से अरेंज किया था, कंपनी के प्रमोटर्स और बैंक्स। प्रमोटर्स को जब अपने शेयर्स बेचने होते थे तब प्रमोटर्स चाहते थे कि अच्छी प्राइस लेवल पर, यानी जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी तब शेयर्स को बेचा जाए, जिससे उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ कंपनीज के प्रमोटर्स शेयर्स को गिरवी रखकर उस पर लोन लेते हैं और जब शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है तब प्रमोटर्स को उन शेयर्स पर ज़्यादा लोन मिलता है। इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स केतन पारेख को पैसे देकर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए कहते थे। अब केतन पारेख को बैंक से मिल रहे फंड के बारे में बात करते हैं। केतन पारेख को मेनली GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और MMCB यानी मधोपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन दो बैंक से फंड मिलता था। शेयर की प्राइस जब बढ़ जाती थी तब केतन पारेख अपने शेयर बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उस पर लोन लेता था और वो पैसे फिर से स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। केतन पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB में अच्छे खासे स्टेक्स खरीदे थे। ये भी केतन पारेख के प्लान का एक हिस्सा था। केतन पारेख ने फिर GTB के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर GTB का उपयोग अपने लिए फंड अरेंज करने के लिए किया। वही MMCB यानी मधोपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक थी, उसका इस स्कैम में बहुत बड़ा रोल था। MMCB के कुछ ऑफिशियल्स ने केतन पारेख की बहुत मदद की और उनकी मदद से केतन पारेख ने MMCB से बड़े बड़े लोन उठाए। उस टाइम RBI के रूल्स के अनुसार बैंक किसी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ऊपर लोन नहीं दे सकती थी। इसके बावजूद MMCB ने केतन पारेख को करीब 800 करोड़ का लोन दिया था और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB ने भी केतन पारेख को 100 करोड़ के ऊपर लोन दिया था। MMCB ने RBI का रूल तो तोड़ ही दिया, साथ ही केतन पारेख को प्रॉपर कोलैटरल के बिना फंड इशू किया। जिस तरह फंड अरेंज करने के लिए हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का गलत इस्तेमाल किया था, उसी तरह फंड अरेंज करने के लिए केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर इस इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया और उसके लिए MMCB की सहायता ली। पे ऑर्डर DD यानी डिमांड ड्राफ्ट की तरह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पे ऑर्डर लेने से पहले आपको पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक को वो अमाउंट पे करनी होती है। MMCB केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर पे ऑर्डर्स इशू करती थी। केतन पारेख की कंपनीज के बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी करंट अकाउंट थे। बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच काफ़ी बड़ी थी, जिसमें बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे और क्विक पेमेंट के लिए केतन पारेख MMCB से मिले पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में देकर पैसे लेता था। तब बैंक ऑफ इंडिया पे ऑर्डर लेते वक्त 18.5% इंटरेस्ट लगाती थी। मार्च 2001 में MMCB ने केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ रुपए के पे ऑर्डर्स इशू किए थे। वो पे ऑर्डर्स केतन पारेख की कंपनीज ने बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दिए। फिर वो पे ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग के लिए भेज दिए, जिसके बाद उस बैंक को वो पैसा पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक से मिल जाता था। नॉर्मली अगर 3 दिन के अंदर क्लियरिंग हाउस से पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आते थे तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर क्लियर हो गई है, लेकिन पे ऑर्डर भेजने के 11 से 12 दिन बाद RBI ने उन पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया को वापस भेज दिया। तब तक बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख की कंपनीज को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। RBI से ऐसा बर्ताव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन बड़े बड़े बैंकर्स भी चकित हो गए थे। वो पेमेंट ऑर्डर्स बाउंस हुए थे क्योंकि MMCB ने क्लियरिंग में हिस्सा नहीं लिया था और उनके पास सफिशिएंट फंड भी नहीं था। फिर RBI ने MMCB को डिफॉल्टर घोषित किया था और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर बैंक ऑफ इंडिया केतन पारेख से पैसे रिटर्न करने के लिए कहने लगी। तब केतन पारेख ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए रिटर्न किए और बाकी 130 करोड़ रुपए रिटर्न करने से मना कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख पर 130 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया और कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद CBI ने केतन पारेख को अरेस्ट किया और स्कैम का ये सारा मामला सामने आया। हर्षद मेहता स्कैम की तरह ही
केतन पारेख स्कैम को एक्सपोज करने में सुचेता दलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एमएमसीबी के इन करतूतों के कारण एमएमसीबी के पब्लिक डिपॉजिटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद एमएमसीबी ने अपने बहुत सारे पब्लिक डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं किया था। आगे चलकर 2012 में आरबीआई ने एमएमसीबी का लाइसेंस रद्द किया था। अपने स्टॉक मैनिपुलेशन के ऑपरेशन के लिए केतन पारेख ने 20 से 25 अलग अलग कंपनीज जिन्हें वो ऑपरेट कर रहा था उनका एक नेटवर्क बनाया था। बैंक्स और प्रोमोटर्स से मिला हुआ पैसा केतन पारेख अपने नेटवर्क में से किसी कंपनी को भेजता था, फिर वो पैसा नेटवर्क में से किसी दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर किया जाता था। बैंक ऑफ इंडिया से मिला हुआ पैसा भी केतन पारेख की कंपनीज ने इंस्टेंटली अपने नेटवर्क की दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया था और वो पैसा केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट में यूज किया था। इससे केतन पारेख को उसने फंड कहाँ से लाया है और उसे वो कहाँ यूज कर रहा है ये छुपाने में मदद होती थी। केतन पारेख ने अपने इस नेटवर्क का उपयोग सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए और बैंक से लोन लेने के लिए भी किया था। जब .com बबल बर्स्ट होने लगा था तब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रही थी। तभी मार्च 2001 की शुरुआत से कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने केटेन स्टॉक्स, जो कि प्राइस बढ़ने के कारण काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके थे, उन्हें शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मार्केट में बहुत गिरावट देखने मिल रही थी। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। और फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर बेचने लगे, जिससे केतन पारेख ने जिन स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस ली थी वो लगातार गिरने लगे। इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और शॉर्ट सेलर्स शेयर्स बेच रहे थे। वही केतन पारेख अभी भी उन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बचाने का काम कर रहा था, लेकिन केतन पारेख ज़्यादा देर तक मार्केट से लड़ नहीं पाया। जब उन स्टॉक्स की प्राइस गिरने लगी तब केतन पारेख को बैंक से फंड रेज करने में दिक्कतें आने लगी। केतन पारेख ने कुछ फंड अरेंज करके मार्केट से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसी दौरान केतन पारेख के पे ऑर्डर का मामला सामने आया और स्कैम एक्सपोज हुआ। केतन पारेख ने खरीदे हुए जिन स्टॉक्स की प्राइस कम टाइम पीरियड में ही कई गुना बढ़ गई थी, स्कैम एक्सपोज होने के बाद उन स्टॉक्स की प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। जैसे कि ग्लोबल टेलीसिस्टम्स की प्राइस 3100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक, HFCL की प्राइस 2300 रुपीज़ से 90 रुपीज़ तक गिर गई। और इसी तरह केतन पारेख ने मैनिपुलेट किए हुए बाकी स्टॉक्स में भी भारी गिरावट हुई। जिन्होंने केटेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत नुकसान हुआ। स्कैम के बाद एमएमसीबी और जीटीबी को भी भारी नुकसान हुआ था। इस स्कैम के बाद केतन पारेख पर 2017 तक ट्रेडिंग करने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद 2009 में सेबी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि केतन पारेख अभी भी कुछ कंपनीज के जरिए ट्रेड कर रहा है और वो मार्केट में एक्टिव है। केतन पारेख की वजह से कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पर पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिससे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च 2014 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 2001 के स्कैम के बाद केतन पारेख का नाम सामने आया, लेकिन आपको बता दूं कि 1992 के कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम में भी केतन पारेख शामिल था, जिसके लिए उसे 1 साल की जेल भी हुई थी। अपने इस स्कैम के दौरान केतन पारेख ने ओसीबी यानी ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज के जरिए करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। सीबीआई ने केतन पारेख का स्विस बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिया था। केतन पारेख सिर्फ स्विस बैंक में नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग बैंक्स में भी पैसे भेजता था। केतन पारेख के पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका उसे काफ़ी फायदा मिला है। जैसे कि हमने मिस्टर राधाकिशन दमानी के वीडियो में देखा था कि मिस्टर दमानी का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था और केतन पारेख का फैमिली बिजनेस भी स्टॉक ब्रोकिंग का ही था, यानी दोनों सेम बैकग्राउंड से थे। पर मिस्टर दमानी आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। वही केतन पारेख को अपने स्कैम की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा है और अब भी उसके खिलाफ कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। अगर आपके जहन में केतन पारेख स्कैम से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप बेझिझक हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि आप हमारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के वीडियो सबसे पहले देख सको। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। 1987 में बी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई
और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे। सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था, और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हज़ार रुपये थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रो मैन ई श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नज़दीक की ज़मीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। सत्यम कंप्यूटर का ज़्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा। राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी। फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज़ द प्रॉफिट? उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। 1999 में सत्यम में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी। वहाँ से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई थी और उन पैसों का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए किया। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाई झूठी फिगर्स के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी अमाउंट बन गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई और अच्छी प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर मेटस इंफ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक्स खरीदने वाली थी और राजू ने कहा था कि यह पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज ये दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तो मेटस बन जाता है। राजू ने सोचा कि इस डील से ये दिखाने में मदद होगी कि एक्चुअल फिगर्स और झूठी फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। इस तरह एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप फिल हो जाएगा। 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को तुरंत मंजूरी दी। शेयर होल्डर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया, लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगी, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई। यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के स्टॉक में 55% की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर सत्यम ने मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रा को अक्वायर करने का प्लान रद्द कर दिया। जैसे ही यह प्लान फेल हो गया, सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया। गैप फिल करने का राजू के पास ये आखिरी ऑप्शन था। उसे भी फेल होते हुए देखकर राजू ने 7 जनवरी 2009 को ये कन्फेस यानी कबूल कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक
कि कैसे राजू ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्फ्लेट किए थे। आप यहाँ देख सकते हो कि राजू ने दिखाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा है। सिमिलरली एक्चुअल कैश डिपॉजिट और राजू ने दिखाए कैश डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा फर्क है। इसी तरह राजू कई सालों तक सत्यम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करता रहा। राजू ने बताया कि बैलेंस शीट के एक्चुअल फिगर्स और दिखाए गए फिगर्स के बीच 7,000 करोड़ का गैप था। इसके बाद राजू के साथ साथ सत्यम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स पर भी सवाल उठने लगे कि कंपनी पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करती रही और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को इसकी खबर भी नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सत्यम का ऑडिटर PwC दैट इज प्राइस वाटर हाउस कूपर था। तो फिगर्स इन्फ्लेट होती रही और इतने सालों में PwC ने एक बार भी इन्वॉइसेस या बैंक स्टेटमेंट्स चेक नहीं किए। ऑडिटर का काम होता है कि कंपनी के पूरे हिसाब किताब की जांच करना और उनकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी चेक करना। ऑडिटर एक तरह से शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पर यहाँ पर ऑडिटर ने भी शेयर होल्डर्स के साथ धोखेबाजी की। अभी रिसेंटली सेबी ने PwC पर 2 साल का बैन लगा दिया। यूएस स्टॉक मार्केट रेगुलेटर SEC ने भी PwC को $6 मिलियन का फाइन लगाया। बाद में यह भी पता चला कि सत्यम PwC को IT इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज अपने ऑडिटर को दे रही फीस से दुगनी फीस देता था। 9 जनवरी 2009 को राजू और उसके भाई बी रामाराजू को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने तुरंत सत्यम पर नए बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट किया और सत्यम को पूरी तरह कोलैप्स होने से बचाने की तैयारी की। गवर्नमेंट का प्लान था कि जल्द से जल्द कंपनी को सेल किया जाए। फाइनली टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीद लिया। टेक महिंद्रा ने अप्रैल 2009 में सत्यम के 51% स्टेक्स खरीद लिए और कंपनी का नाम महिंद्रा सत्यम कर दिया। बाद में जून 2013 में महिंद्रा सत्यम टेक महिंद्रा में मर्ज हो गई। CBI रिपोर्ट के अनुसार राजू मनी लॉन्ड्रिंग करता था और पैसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में भेजता था और बाद में वो पैसा इंडिया में रीरूट करवाता था और उन पैसों से राजू कई सारी बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राजू के साथ 47 लोगों पर और राजू के 166 कंपनीज पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए और राजू और फैमिली की प्रॉपर्टीज जब्त कर ली। सेबी ने राजू फैमिली पर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगाए और उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग से मिला हुआ 1850 करोड़ का प्रॉफिट 12% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के ऑर्डर्स दिए। साथ ही 14 साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में डील करने पर बैन लगा दिया। 10 अप्रैल 2015 को स्पेशल CBI कोर्ट ने राजू, उसके भाई बी रामाराजू, उस वक्त के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर श्रीनिवास वदलामनी, PwC के 2 पार्टनर्स और 5 लोगों को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और राजू और उसके भाई को 5.5 करोड़ का फाइन लगाया। ये स्कैम बाहर आने से पहले सत्यम का बहुत बड़ा नाम था और सत्यम इंडिया की 4th लार्जेस्ट IT कंपनी थी। सत्यम का स्टॉक निफ्टी और सेंसेक्स में भी शामिल था। 9 जनवरी 2009 को सत्यम कंप्यूटर के स्टॉक को निफ्टी और सेंसेक्स से निकाला गया। सितंबर 2008 में वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सत्यम को ग्लोबल पीकॉक अवार्ड से नवाजा और उसके 4 ही महीने बाद सत्यम का अकाउंटिंग फ्रॉड बाहर आया। सत्यम के उस वक्त के CFO श्रीनिवास वदलामनी और कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने राजू ने यह स्कैम कन्फेस करने के कुछ ही महीने पहले अपने सत्यम के शेयर्स बेच दिए थे। राजू ने सत्यम का फ्रॉड कन्फेस करने के बाद 2-3 दिन में ही सत्यम की शेयर प्राइस 170 रुपये से गिरकर 6.5-7 रुपये पर आ गई। इस स्कैम के बाद सत्यम की शेयर प्राइस गिरने की वजह से सत्यम के इन्वेस्टर्स को 14,162 करोड़ का लॉस हुआ था। LIC जो सत्यम कंप्यूटर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर था, उसे करीब 950 करोड़ का लॉस हुआ था। सत्यम का संस्कृत में मतलब होता है ट्रूथ यानी सच, लेकिन सत्यम के प्रोमोटर्स ने जो किया उसमें कहीं पर भी सत्यम नहीं था, बस असत्यम ही असत्यम था। राजू बस पैसा बनाना चाहता था और उसके लिए राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड जैसे क्राइम्स किए। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि जब कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हैं तो यह आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करो कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। नमस्कार। विजय माल्या का जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या एक बिजनेसमैन थे, पर विजय माल्या की मेन कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज को विजय माल्या की फैमिली ने स्टार्ट नहीं किया था। उसे 1915 में थॉमस लिशमन ने स्टार्ट किया था। विजय माल्या के फादर विट्ठल माल्या ने 22 साल की उम्र में ही यूनाइटेड ब्रूवरीज को ज्वाइन किया था
और 1946-47 से मिस्टर विट्ठल माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज के स्टेक्स अक्वायर करना शुरू किया, यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भागीदारी लेना शुरू किया। मिस्टर विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के पहले इंडियन डायरेक्टर बने और 1948 में विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्रूवरी के चेयरमैन बन गए। 1952 से विट्ठल माल्या ने ब्रूवरी और डिस्टिलरी बिजनेसेस को अक्वायर करना शुरू किया। धीरे धीरे विट्ठल माल्या ने पॉलीमर, बैटरी, फार्मा, फूड्स एटसेट्रा इन बिजनेसेस को भी उसमें ऐड किया। 1983 में जब विट्ठल माल्या की अचानक डेथ हो गई तो उसके बाद 27 साल का विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना। जब विट्ठल माल्या की डेथ हुई तब उनके बिजनेसेस का टर्नओवर करीब 350 करोड़ था। चेयरमैन बनने के बाद शुरुआत में विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेसेस पर हाथ जमा कर देखा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर, केमिकल एटसेट्रा। उसमें मिले कुछ सक्सेसेस और फेल्यूअर्स के बाद जल्दी विजय माल्या को समझ आया कि असली पोटेंशियल तो लिकर यानी शराब और बियर के बिजनेस में है, तो उसने अपना पूरा ध्यान लिकर और बियर के बिजनेस पर लगाया। यूनाइटेड ब्रूवरीज के पुराने लोग बताते हैं कि विजय माल्या बहुत हार्डवर्किंग और एम्बिशियस था। विजय माल्या के अंडर यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप लिकर और बियर इन दोनों बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही विजय माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी काम करने लगा। विजय माल्या अपनी मार्केटिंग स्किल्स से अपना ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता था और उसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ। इंडिया में लिकर एडवर्टीजमेंट पर बंदी है, इसलिए विजय माल्या ने अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर, इवेंट्स एटसेट्रा इन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान किंगफिशर की तरफ अट्रैक्ट किया। जिस तरह विजय माल्या ने अपने विलाज और आईपीएल टीम का नाम रखा था, उससे आपको विजय माल्या के मार्केटिंग स्किल्स की आइडिया आ जाएगी। मार्च 2005 में यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिकर मेकर बना। फोर्ब्स के अनुसार 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन था और कई सालों तक विजय माल्या फोर्ब्स की लिस्ट में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में रहा। अपने बिजनेस इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूवरीज को बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया था। विजय माल्या के इस सक्सेस के चलते साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दी। विजय माल्या को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। 2005 में विजय माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, पर विजय माल्या हवाई सफ़र को लग्जरियस यानी आलीशान बनाना चाहता था। विजय माल्या ने ट्रैवलर्स को लग्जरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और अपने सारे स्टाफ को बता दिया था कि सारे ट्रैवलर्स को मेहमान की तरह रखें। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के ट्रैवलर्स के सेटिस्फैक्शन पर पूरा ध्यान दिया। ट्रैवलर्स को भी किंगफिशर एयरलाइंस का ये यूनिक अंदाज पसंद आया और किंगफिशर एयरलाइंस तेजी से ग्रो होने लगी। जल्दी इंडिया के 25% से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रैवलर्स किंगफिशर एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे और किंगफिशर एयरलाइंस इंडिया की नंबर 2 एयरलाइन बन गई। फिर भी किंगफिशर एयरलाइंस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं थी। किंगफिशर एयरलाइंस के शुरुआती सक्सेस के बाद 2007 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया, पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए ये कंडीशन थी कि वो एयरलाइन कम से कम 5 साल पहले शुरू हुई हो। पर किंगफिशर एयरलाइंस को स्टार्ट हुए अब बस 2 ही साल हुए थे। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए विजय माल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा, जो कि 4 साल पुरानी कंपनी थी और अब बंद पड़ने की कगार पर थी। तो उसे खरीदने के बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए विजय माल्या को अब बस 1 ही साल रुकना था। किंगफिशर एयरलाइंस पर पहले से ही बहुत सारा डेट यानी कर्ज था और कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई थी, और अब एयर डेक्कन खरीदने से किंगफिशर एयरलाइंस का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस एक बहुत ही लग्जरियस एयरलाइन कंपनी थी और किंगफिशर एयरलाइंस मतलब लग्जरी ये इक्वेशन बन चुका था। किंगफिशर एयरलाइंस की लग्जरी सर्विसेज की वजह से उसकी टिकट प्राइस भी ज़्यादा थी। वही एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड रख दिया, जिससे उसे किंगफिशर का ब्रांड मिल गया और उसकी प्राइसेस भी कम रखी गई। पर विजय माल्या को ऑर्डिनरी चीज़ें पसंद ही नहीं थी, इसलिए विजय माल्या किंगफिशर रेड में भी धीरे धीरे स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने लगा, जिससे ट्रैवलर्स को अच्छी सर्विसेज कम प्राइस में मिलने लगी। उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस के कस्टमर्स भी किंगफिशर रेड से ट्रैवल करने लगे, क्योंकि उन्हें उन दोनों की सर्विसेज में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा था और किंगफिशर रेड की टिकट प्राइस किंगफिशर एयरलाइंस से कम थी, इसलिए ट्रैवलर्स किंगफिशर रेड को ही चुनने लगे। अब इन स्पेशल सर्विसेज की वजह से किंगफिशर रेड के रेट्स भी बढ़ने लगे और फिर ट्रैवलर्स किसी कम प्राइस वाले एयरलाइंस को चुनने लगे। एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल के रेट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और $140 पर बैरल तक पहुंच गए। रुपये की वैल्यू भी कम होने लगी और रिसेशन भी आ गया था। इन सब कारणों की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस का डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रॉफिटेबल होने से पहले ही इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया था।
जबकि इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किंगफिशर एयरलाइंस के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। आमदनी कम थी और खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। विजय माल्या ने कुछ ऐसे इंटरनेशनल रूट्स पर भी फ्लाइट्स रखी थी जहां पर बहुत कम एयरलाइन सर्विसेज देती थी, पर विजय माल्या का ये प्लान भी अनसक्सेसफुल हुआ। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा उसके एक्सपांशन पर ध्यान दिया था, और जब एक्सपांशन प्लान्स फेल हुए तो किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि किंगफिशर एयरलाइंस उससे कभी उभर ही नहीं पाई। जब चीज़ें हाथ से बाहर जाने लगी तब विजय माल्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगा। तब इतिहाद एयरवेज किंगफिशर एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थी, पर उस टाइम सिविल एविएशन में एफडीआई दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं थी। फिर विजय माल्या ने एफडीआई अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी की, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इतिहाद एयरवेज भी गवर्नमेंट के एफडीआई अलाउंस का वेट कर रही थी। इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते पहले विजय माल्या ने किंगफिशर रेट बंद कर दी। वही किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्ट्राइक यानी हड़ताल की और फिर किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ इस वजह से भी नाराज थे कि जब एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी के लिए हड़ताल पर थे तब विजय माल्या किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स की ऑडिशन ले रहा था। फिर दिसंबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द हो गया और किंगफिशर का बिजनेस बंद पड़ गया। किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के कुछ ही दिन बाद गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन में एफडीआई को अलाउ किया। फिर इतिहाद एयरवेज ने जेट एयरवेज में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन का बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसे चलाने के लिए विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था। विजय माल्या अपने प्लान पर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के कुछ 1500 करोड़ के लोन के लिए पर्सनल गारंटी दी थी। पर जब किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई तो किंगफिशर एयरलाइंस पर जो करीब 9000 करोड़ का लोन था उसे वो चुका नहीं पाई, और बाद में विजय माल्या ने भी वो लोन नहीं चुकाया। लोन का सेटलमेंट करने के लिए विजय माल्या और बैंक्स के बीच कुछ मीटिंग्स हुई थी। किंगफिशर एयरलाइंस पर करीब 9000 करोड़ का डेट था, जिसमें से विजय माल्या बैंक्स को लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 6600 करोड़ देने के लिए तैयार था, पर बैंक्स ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। मार्च 2016 में विजय माल्या ब्रिटेन भाग गया और आज विजय माल्या करीब 9000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट के केस में वांटेड है। बैंक्स ने भी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के बिना किंगफिशर एयरलाइंस को बड़े बड़े लोन सैंक्शन किए थे। जब किंगफिशर एयरलाइंस बहुत खराब कंडीशन से गुजर रही थी तब भी पब्लिक सेक्टर बैंक आईडीबीआई ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 900 करोड़ का लोन दिया था। बाद में आईडीबीआई के उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी चल रही थी तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आने लगे तो किंगफिशर एयरलाइंस लड़खड़ाने लगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं था जो इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके और उस पर सोल्यूशन निकाल सके। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होती है और एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन कंपनी है जिसके पिछले 10 साल के लॉसेस आप यहाँ देख सकते हो। एयर इंडिया कई सालों से लगातार लॉसेस में चल रही है और सालाना 2-3 हज़ार करोड़ के लॉसेस तो एयर इंडिया के लिए मामूली बात है। इन लॉसेस के चलते गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली एयर इंडिया को फंड प्रोवाइड करना होता है, और ये अमाउंट किंगफिशर एयरलाइन की लोन अमाउंट से कई गुना ज़्यादा है। जिस तरह हम स्कैम्स और फ्रॉड्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह इन चीज़ों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा तो आखिर हम सब टैक्स पेयर्स का ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करें। हमसे लगातार जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब भी हम हर्षद मेहता का नाम सुनते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है स्कैम। तो चलिए देखते हैं कि हर्षद मेहता स्कैम आखिर क्या था और कैसे हर्षद ने इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम किया। हर्षद ने अपनी बीकॉम की शिक्षा मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की और अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनीज में जॉब की। इसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अंबालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर्स जेएल शाह और नंदलाल सेठ का स्टॉक ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की और बीएसई का ब्रोकर बनके अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। हर्षद मेहता ने अपने इस स्कैम में आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया था। बेसिकली गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के खर्चे उठाने के लिए यानी एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर्स को कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज देती है और सारी बैंक्स को इन सिक्योरिटीज़ में कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना बंधनकारक था।
जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों बाद तय किए हुए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ले लेती थी। सिंपल भाषा में बात करूँ तो बिल्कुल उसी तरह जैसे जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तब आप जोहरी के पास जाकर अपनी ज्वेलरी यानी सोने चांदी के गहने या जेवरात गिरवी रख के उसके बदले में पैसे उधार लेते हो और फिर कुछ दिनों बाद तय की हुई इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ पैसे वापस करके जोहरी से अपनी ज्वेलरी यानी जेवरात वापस ले लेते हो। बिल्कुल इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले शॉर्ट टर्म लोन देती थी। इन शॉर्ट आरएफ डील यानी रेडी फॉरवर्ड डील बैंक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट था जिसका उपयोग बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन के लिए करती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर्स बैंक्स के बीच मीडिएटर यानी दलाल का काम करते थे, जिनका काम था जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज़ बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है उनके लिए सेलर ढूंढना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक्स के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफ डील में कुछ लूपहोल्स थे जिनके थ्रू इलीगल यानी अवैध तरीक़ों से पैसा बनाया जा सकता था और उनके बारे में हर्षद को अच्छे से पता था और फिर हर्षद ने उन्हीं लूपहोल्स का उपयोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किया। वो कैसे? तो चलो देखते हैं। मान लीजिए 4 बैंक्स हैं A, B, C और D। जब बैंक A अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचना चाहती थी तब हर्षद मेहता उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक ए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बायर ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटीज़ लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बायर ढूंढने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था और तभी बैंक बी जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है उसके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज़ के पैसे लेता था और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटीज़ लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बैंक बी से ली हुई कैश दोनों भी कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पर अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को अपना चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक के नाम इशू करना था, ना कि ब्रोकर के नाम। लेकिन इस केस में चेक सेलर बैंक को इशू करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता जो कि ब्रोकर था उसके नाम इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद के साथ डील करती थी और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को अपने नाम पर चेक इशू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से बैंक्स के बीच ब्रोकर का काम बड़ी अच्छी तरह से कर रहा था और उन दिनों हर्षद का मार्केट में अच्छा नाम भी था। लेकिन हर्षद ने इसी भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक ए जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगती थी तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था और उनसे सिक्योरिटीज़ लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उन्हें उनका पैसा दे देता था। और फिर बैंक बी और सी की डील्स पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक्स के साथ इसी तरह की डील्स करता था और जब वो बैंक्स भी अपना पैसा या सिक्योरिटीज़ मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक्स के साथ डील करता था। इस तरह हर्षद बहुत सारी बैंक्स के लिए ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह की डील्स करता था कि हमेशा उसके हाथ अच्छा खासा पैसा बचा रहे। इस तरह हर्षद ने आरएफ डील का उपयोग चेन सिस्टम की तरह किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था। आपने देखा होगा हमारे आसपास से कुछ लोग भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं। वे पहले किसी एक आदमी से पैसे उधार लेते हैं और कुछ टाइम बाद जब वो आदमी अपने पैसे मांगने लगता है तब ये लोग किसी दूसरे आदमी से पैसे उधार लेकर उस पहले आदमी को दे देते हैं और जब कुछ दिनों बाद ये दूसरा आदमी भी पैसे मांगने लगता है तब ये लोग और कई लोगों से पैसे उधार लेते हैं और उस दूसरे आदमी को दे देते हैं और ये चेन सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह का चेन सिस्टम हर्षद मेहता ने अपने स्कैम में यूज़ किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था जिसे वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करता था। अभी हमने देखा कि कैसे रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी, लेकिन जब कोई बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देती थी, बल्कि एक रिसिप्ट देती थी जिसे बैंक रिसिप्ट यानी बीआर कहते थे। और उस बैंक रिसिप्ट से ये कंफर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल हो गई है
और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। जब हर्षद को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और शेयर की प्राइसेस बढ़ाने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी, तब हर्षद ने अपना ये स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। इस बार तो हर्षद ने सारी हदें पार करते हुए कुछ बैंक्स की मदद से फेक यानी नकली बैंक रिसिप्ट्स बनवाई और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती थी, उन बैंक्स को हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट देता था और बैंक्स ये समझकर हर्षद को पैसा देती थी कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है और उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर हर्षद ने उन पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। उन पैसों की मदद से हर्षद ने कई स्टॉक्स बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दिए। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपये से सीधा 9000 तक पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हेवीली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर्स की प्राइसेस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी आ गई। तेज़ी का माहौल देखकर लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेज़ी का माहौल और बढ़ गया और शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट जब पीक पर आता था, यानी जब अच्छा खासा बढ़ जाता था, तब हर्षद अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और बैंक्स को उनके पैसे रिटर्न करके बैंक से अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। ये सिलसिला तब तक अच्छे से चला जब तक शेयर्स के भाव लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में बियर रन आया, यानी मंदी का दौर आया, तब शेयर्स के भाव लगातार गिरने लगे। तब हर्षद को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिससे वो बैंक्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। तभी 23 अप्रैल 1992 को जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में हर्षद के कारनामों का पर्दाफाश किया और हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज किया। और फिर बैंक्स को पता चला कि हर्षद ने दी हुई बैंक रिसिप्ट्स तो झूठी है, जिनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, और उसके बदले में हर्षद ने उनसे करोड़ों रुपए लिए थे। बैंकिंग सिस्टम को करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ था, जो कि उस टाइम बहुत बड़ी कीमत थी। जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ था, तब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हुआ था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ था। विजय बैंक के चेयरमैन, जिन्होंने हर्षद के नाम चेक इशू किए थे, उन्होंने ये स्कैम एक्सपोज होते ही सुसाइड कर लिया था। और फिर बैंक्स हर्षद से अपना पैसा मांगने लगी। लेकिन बियर रन के कारण और मार्केट क्रैश होने के कारण हर्षद को बहुत सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से हर्षद बैंक्स को पैसा रिटर्न नहीं कर पाया। ये स्कैम एक्सपोज होने से पहले किसी को भी हर्षद के इस स्कैम की और टेक्निक की भनक तक नहीं थी। सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट किया था। हर्षद मेहता पर 600 सिविल एक्शन सूट्स और 70 क्रिमिनल केसेस के चार्जेस थे। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हर्षद मेहता को हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैन कर दिया था। हर्षद मेहता को ठाणे जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को छाती में दर्द होने लगा। फिर उसे ठाणे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 31 दिसंबर 2001 की रात सारी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। वही हर्षद हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा था। आखिरकार रात 12:30 बजे के करीब हर्षद ने आखिरी सांस ली। जब हर्षद की मृत्यु हुई, तब भी 27 केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग थी। हर्षद की लाइफस्टाइल एक बॉलीवुड स्टार की तरह थी। कई मैगजीन्स से उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहती थी। हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला था, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। हर्षद के पास लेक्सस और स्टारलेट जैसी लग्जरी कार्स थी, जो उन दिनों अमीरों के लिए भी इजीली अफोर्डेबल नहीं थी। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर था। हर्षद मेहता को लोग बिग बुल के नाम से भी जानते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 1991 की बुल रन की शुरुआत उसी ने की थी। केतन पारेख हर्षद मेहता के फर्म में ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन हुआ था। आगे चलकर उसने भी कुछ स्कैम्स किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम केतन पारेख स्कैम के बारे में जान लेंगे। अगर आपके जहन में इस स्कैम के रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो फील फ्री टू आस्क अस। आप हमारे 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम सहारा स्कैम, जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में बात करेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसा उठाती है, तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और आईपीओ लाने से पहले कंपनी को सेबी
जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उससे अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए कंपनी को सेबी के पास DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। DRHP एक तरह से कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है, जिसमें कंपनी की लगभग सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट की डिटेल्स, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, उस ग्रुप की बाकी कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी को किस लिए फंड की ज़रूरत है, इस तरह और भी कई सारे डिटेल्स DRHP में होते हैं। सेबी DRHP का डिटेल एनालिसिस करती है और सारा डेटा एनालाइज करने के बाद सेबी उस कंपनी के IPO को अप्रूव करना है या नहीं ये डिसाइड करती है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने अपने IPO के लिए सेबी के साथ DRHP फाइल की। DRHP एनालाइज करते वक्त सेबी को सहारा ग्रुप की दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन दैट इज SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन दैट इज SHICL के फंड रेज करने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ लगी। इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को इन दो कंपनीज के खिलाफ कंप्लेंट्स मिली, जिसमें लिखा था कि सहारा ग्रुप की ये दो कंपनीज गलत तरीके से OFCDs इशू करके फंड रेज कर रहे हैं। इन दो कंप्लेंट्स की वजह से सेबी का शक सही साबित हुआ और सेबी ने इन दो कंपनीज पर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और सहारा ग्रुप को इस फंड रेजिंग का क्लैरिफिकेशन मांगा। तब सेबी को पता चला कि SIRECL और SHICL ने करीब 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स से 24,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। सहारा ग्रुप पर शुरुआत से ही आरोप थे कि जो फंड इन दो कंपनीज ने उठाया था उस प्रोसेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कहां पर वो फंड यूज किया गया उस पर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। SIRECL और SHICL ने ये सारे पैसे OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए उठाए थे। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके कंपनीज लोगों से पैसा बोरो यानी उधार लेती है और बदले में उन्हें इंटरेस्ट देती है। OFCD डिबेंचर का ही एक टाइप है जिसमें OFCD होल्डर्स अगर वो चाहे तो अपने OFCD इक्विटी में कन्वर्ट करके कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, यानी उनके पास कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है। जब किसी कंपनी को अपने OFCD 50 से कम लोगों को इशू करने होते हैं तब उन्हें ROC दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेनी होती है, और जब कंपनी को 50 या 50 से ज्यादा लोगों को OFCD इशू करने होते हैं तब उन्हें सेबी से परमिशन लेनी होती है। SIRECL और SHICL ने सेबी की परमिशन के बिना करीब 2 से 2.5 करोड़ लोगों को अपने OFCDs इशू किए थे। कंपनी को 6 हफ्तों के अंदर ही OFCDs के जरिए फंड रेज करने की प्रोसेस पूरी करनी होती है, पर यहाँ पर SIRECL और SHICL 2 साल से ज़्यादा टाइम से लगातार OFCDs के जरिए फंड रेज कर रहे थे। इन इलीगल एक्टिविटीज़ के चलते सेबी ने SIRECL और SHICL पर OFCDs के जरिए फंड रेज करने पर पाबंदी लगा दी और सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर दिया। सेबी के इस ऑर्डर को सहारा ग्रुप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और दिसंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेबी के ऑर्डर पर रोक लगा दी। अप्रैल 2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह रोक हटा दी, जिसके बाद सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को SAT यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को अप्रोच करने के लिए कहा। SAT ने सेबी के ऑर्डर्स को सही मानते हुए सहारा ग्रुप को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने के लिए कहा। SAT की इस ऑर्डर को भी सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सहारा ग्रुप का कहना था कि SIRECL और SHICL का OFCD इशू पब्लिक इशू नहीं था, वो एक प्राइवेट प्लेसमेंट थी जो सहारा ग्रुप से जुड़े लोगों के लिए थी, और SIRECL और SHICL ये दोनों भी अनलिस्टेड कंपनीज है, इसीलिए ये केस सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। इस पर सेबी ने कहा था कि OFCDs के प्राइवेट प्लेसमेंट में 50 से कम इन्वेस्टर से पैसा रेज किया जाता है, और SIRECL और SHICL ने 50 से ज़्यादा लोगों से OFCDs के जरिए फंड रेज किया है, जिसके लिए सेबी की परमिशन लेना मैंडेटरी है, जो उन्होंने नहीं ली थी। जब OFCD 50 या 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इशू किया जाता है तब वो पब्लिक इशू बन जाता है और सेबी के अंडर आता है। सेबी के तब के बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम, जिन्होंने ये केस इन्वेस्टिगेट किया था, उन्होंने SIRECL और SHICL के 4 रैंडम OFCD होल्डर्स का वेरिफिकेशन किया तो उनको पता चला कि उनमें से 2 इन्वेस्टर्स तो है ही नहीं और बाकी दोनों का सहारा ग्रुप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिस पर सेबी ने कोर्ट को बताया था कि शायद SIRECL और SHICL फिक्टिशियस इन्वेस्टर्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सेबी ने यह भी कहा था कि सिक्योरिटीज एक्ट के अनुसार OFCD एक सिक्योरिटी है और इसीलिए OFCD सेबी के जुरिस्डिक्शन में आती है। इस तरह सेबी ने प्रूव करके दिखाया कि ये केस उनके ही जुरिस्डिक्शन में आती है। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने SIRECL और SHICL पर जो आरोप थे उनको सही मानते हुए
सहारा को उन OFCD होल्डर्स का पूरा पैसा 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीनों के अंदर सेबी के पास डिपॉजिट करने के लिए कहा और साथ ही अपने सारे OFCD होल्डर्स के डिटेल्स सेबी के पास सबमिट करने के लिए कहा ताकि सेबी उन पैसों को इन्वेस्टर्स तक पहुंचा सके। जिसके बाद सहारा ग्रुप ने करीब 127 ट्रक्स भर के OFCD होल्डर्स के डिटेल्स सेबी को भेजे थे, जिनमें से कुछ ट्रक्स डेडलाइन खत्म होने के बाद आने की वजह से सेबी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेबी को पता चला कि सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के जो डिटेल्स भेजे हैं उनमें इन्वेस्टर्स के प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। इसीलिए सेबी ने कोर्ट से कहा था कि उन्हें यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी लग रहा है। कोर्ट को भी OFCD होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक और झूठी लगी, जिसमें इन्वेस्टर्स के नाम और पते आधे अधूरे लिखे थे और उनके एजेंट्स के डिटेल्स भी अधूरे थे। सहारा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के अंदर सेबी के पास डिपॉजिट नहीं किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे डिपॉजिट करने के लिए कहा। सहारा ग्रुप ने 5,120 करोड़ का पहला इंस्टॉलमेंट सेबी के पास डिपॉजिट किया, पर बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स को उन्होंने डेडलाइन तक डिपॉजिट नहीं किया था और कहने लगे थे कि सहारा ग्रुप ने पहले ही बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे उन्हें रिटर्न कर दिए हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स में से सिर्फ 4,600 इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्लेम करने के लिए सामने आए थे, जिस पर सहारा ग्रुप ने कहा था कि इन्वेस्टर्स इसलिए पैसा क्लेम करने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उनके पैसे रिटर्न कर दिए हैं। जिस पर कोर्ट ने सहारा ग्रुप से इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न किए जाने का प्रूफ मांगा और इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए उनके पास जो पैसे आए उनका सोर्स पूछा, लेकिन सहारा ग्रुप ने पैसे रिटर्न करने के कोई प्रूफ या एविडेंसेस नहीं दिए और पैसों के सोर्स के बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें यह पूरा मामला डबिशियस और क्वेश्चनेबल लग रहा है। सेबी और कोर्ट दोनों ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई थी। कोर्ट को लगता है कि इस केस में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स रूरल एरिया से हो सकते हैं जिन्हें OFCDs के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या सहारा ने फिक्टिशियस इन्वेस्टर्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की है। सहारा ग्रुप ने दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट डेडलाइन तक सेबी के पास डिपॉजिट नहीं की और उसके बाद सेबी ने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करना और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना शुरू किया। बाद में 26 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो रॉय को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दिए और बाद में 28 फरवरी 2014 को सुब्रतो रॉय को अरेस्ट किया गया। सुब्रतो रॉय के साथ ही कंपनी के 2 और डायरेक्टर्स को भी जेल भेजा गया। नवंबर 2014 में ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग की केस लगा दी, जिसकी इंक्वायरी अभी चल रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सहारा ग्रुप ने रेगुलेशंस तोड़े हैं। 2007-2008 में आरबीआई ने सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को अनएथिकल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ा था और उनको फ्रेश डिपॉजिट्स रेज करने से मना कर दिया था। सहारा ग्रुप को लगातार फंड की जरूरत पड़ती आ रही है और आरबीआई ने एक्शन लेने के बाद उन्होंने OFCD रूट के जरिए फंड रेज करना शुरू किया। इस केस में एक ताज्जुब की बात यह भी थी कि जब SIRECL और SHICL को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से OFCDs के जरिए फंड रेज करने का अप्रूवल मिला, तब इन 2 कंपनीज की नेटवर्थ 50 लाख से भी कम थी। फिर भी SIRECL और SHICL के OFCDs के जरिए 20-20 हज़ार करोड़ रुपए रेज करने के प्लान को ROC से मंजूरी मिली। सेबी अब तक सिर्फ 85.03 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर पाई है। सेबी के कुछ ऑफिशियल्स ने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कुछ रूरल एरियाज में और छोटे मोटे शहरों में जाकर भी इन्वेस्टर्स को ढूंढने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। एक समय सहारा ग्रुप इंडियन रेलवे के बाद इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोस और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। नमस्कार। पीएनबी नीरव मोदी स्कैम के कुछ ही दिन बाद यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़ी एक और फ्रॉड केस सामने आई है। रोटोमैक, जो कि पेन और स्टेशनरी सामान बनाने वाली एक फेमस कंपनी है, उसने फ्रॉड तरीके अपनाकर पब्लिक सेक्टर बैंक से करीब 3000 करोड़ का लोन लिया था और इंटरेस्ट लगने के बाद अब वो लोन 3695 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी ने वो लोन रीपे नहीं किया है
और अब तक उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है। इसी बीच कई दिनों से रोटोमैक के ओनर विक्रम कोठारी का ऑफिस बंद था, जिसके बाद ये अफवाह आई थी कि विक्रम कोठारी भी नीरव मोदी की तरह देश छोड़कर भाग गया है। जिसके बाद विक्रम कोठारी ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि वो कानपुर में ही है। रोटोमैक ने लोन न चुकाने पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने विक्रम कोठारी को पिछले साल फरवरी में विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया था। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लिया हुआ लोन इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं करती है तो उसे डिफॉल्टर कहते हैं। और विलफुल डिफॉल्टर मतलब वो डिफॉल्टर जो पैसे रिटर्न कर सकता है, यानी जिसके पास पैसे रिटर्न करने की कैपेसिटी है फिर भी वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है। जिसके बाद विक्रम कोठारी कोर्ट गया और फिर कोर्ट ने उनसे विलफुल डिफॉल्टर का टैग हटा दिया। फिर भी अभी तक विक्रम कोठारी ने बैंक्स को उनका पैसा और इंटरेस्ट रिटर्न नहीं किया है। विक्रम कोठारी की कंपनी रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। रोटोमैक ग्लोबल ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन सारी पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिया था। जिन बैंक्स की 50% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। पर विक्रम कोठारी जिस काम के लिए उसने बैंक से लोन लिया था उस काम के लिए उन पैसों का उपयोग नहीं करता था, यानी उन पैसों से वो कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करता था। जब विक्रम कोठारी की कंपनी किसी दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करने के लिए यानी किसी दूसरी कंट्री के सप्लायर्स को पे करने के लिए बैंक से लोन लेती थी तो विक्रम कोठारी की कंपनी उस दूसरी कंट्री की किसी कंपनी को सप्लायर दिखाकर उसे वो पैसा ट्रांसफर करती थी और फिर वो पैसा वापस विक्रम कोठारी की ही किसी कंपनी को भेजा जाता था। तो इस काम के लिए विक्रम कोठारी ने बहुत सारी बोगस कंपनीज बनाई थी। ऐसा करके विक्रम कोठारी ने इन सारी बैंक्स को 3695 करोड़ से फंसाया है। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ ऑफिशियल्स ने रोटोमैक के विदेश के सप्लायर्स और बायर्स के ऑफिसेस चेक किए तो वहां पर ऑफिसेस थे ही नहीं और तब उन्हें इस फ्रॉड के बारे में पता चला। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई के साथ कंप्लेंट फाइल की है। इस कंप्लेंट के बाद सीबीआई ने रोटोमैक के ओनर विक्रम कोठारी के घर पर 19 फरवरी को सुबह 3 से 4 बजे के करीब ही रेड डाली है और उनके कुछ ऑफिसेस पर भी रेड डाली है। बिजनेसेस में कई बार फेल्यूर्स आते हैं और इसे हम समझ सकते हैं, पर सवाल यह आता है कि उन डाउटफुल कंपनीज को लोन ही क्यों दिया जाए जिन्हें कोई भी प्राइवेट बैंक लोन नहीं दे रही है। इस केस में विक्रम कोठारी ने जिन 7 बैंक से लोन लिया था वो सातों के सातों बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। विजय माल्या की केस में किंगफिशर एयरलाइंस ने 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है और लोन देने वाली बैंक्स में सिर्फ एक्सिस बैंक ही प्राइवेट बैंक है जिसने किंगफिशर एयरलाइंस को 50 करोड़ का लोन दिया था। एक्सिस बैंक का 50 करोड़ का लोन छोड़ा जाए तो बाकी ऑलमोस्ट सारा लोन किंगफिशर एयरलाइंस को पब्लिक सेक्टर बैंक से मिला था। विक्रम कोठारी के फादर मनसुख भाई कोठारी ने 1973 में फेमस पान मसाला ब्रांड पान पराग की शुरुआत की थी। 1999 में विक्रम कोठारी और उनका भाई दीपक कोठारी सेपरेट हो गए, जिसके बाद दीपक कोठारी को पान पराग का बिजनेस मिला और विक्रम कोठारी को रोटोमैक का स्टेशनरी बिजनेस मिला। रोटोमैक के स्टेशनरी बिजनेस में आए स्लो डाउन यानी मंदी के बाद विक्रम कोठारी ने रियल इस्टेट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेसेस शुरू किए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिसंबर 2017 में ही इस केस को फ्रॉड घोषित कर दिया था। उसके बावजूद भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस केस की कंप्लेंट नहीं की और अब नीरव मोदी स्कैम एक्सपोज होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीबीआई के साथ कंप्लेंट फाइल की है। पिछले लगभग 8 से 10 साल से यह स्कैम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 30 सितंबर 2017 को विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंक्स का 1,11,000 करोड़ का कर्ज था, जिसमें से करीब 85% कर्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। सीबीआई ने इस केस में अब तक रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, विक्रम कोठारी की वाइफ और बेटा और कुछ बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ केस फाइल की है। रिसेंटली सीबीआई ने विक्रम कोठारी और उसका बेटा राहुल कोठारी इन दोनों को अरेस्ट किया है। ईडी दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी विक्रम कोठारी और रोटोमैक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अनुसार क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं। ईडी ने विक्रम कोठारी और उसके फैमिली को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए सभी अथॉरिटीज और एग्जिट टर्मिनल्स जैसे कि एयरपोर्ट्स को सूचना दे रखी है। विक्रम कोठारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाकर बैंक से लोन लेता था और लोन देते वक्त बैंक्स ने उन डॉक्यूमेंट्स की ठीक से छानबीन भी नहीं की थी। इसलिए कुछ बैंक ऑफिशियल्स पर यह आरोप है कि उन्होंने बैंक के रूल्स तोड़कर रोटोमैक को ये लोन सैंक्शन किए थे। जब कोई सामान्य व्यक्ति बैंक के पास जेन्युइन कारणों के लिए लोन लेने जाता है तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बावजूद भी उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये हम सभी को पता है। अभी कुछ ही दिन पहले नीरव मोदी ने किए करीब 11,000 करोड़ के फ्रॉड का मामला सामने आया है। नीरव मोदी स्कैम को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चैनल finnovations.com जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो
और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। बहुत सारे लोग, कंपनीज और पॉन्जी स्कीम्स बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर अलग अलग टाइप्स के स्कैम्स चला रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जब से बिटकॉइन ट्रेंडिंग में आया है तब से बिटकॉइन के आजू बाजू होने वाले स्कैम्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और अलग अलग स्कैम्स सामने आ रहे हैं। कुछ लोग और कंपनीज अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी शुरू कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी कैशकॉइन लॉन्च की और कैशकॉइन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सिटीज में सेमिनार्स आयोजित किए और कुछ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए। साथ ही लोगों को ये बताया कि कैशकॉइन की प्राइस बिटकॉइन से भी ऊपर चली जाएगी और इन्वेस्टर्स को मंथली 10% रिटर्न देने का वादा भी किया। बिटकॉइन महंगा है और बिटकॉइन माइनिंग करना भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ऐसे रीजंस बताकर और ज़्यादा फिक्स रिटर्न का लालच देकर इन्वेस्टर्स को कैशकॉइन की तरफ अट्रैक्ट किया और ज़्यादा कस्टमर्स जोड़ने पर बड़े बड़े गिफ्ट्स दिलाने का वादा किया। इस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह कैशकॉइन को प्रमोट किया गया, जिससे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इस स्कीम में ज्वाइन करने लगे। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम में अगर आप कोई चीज़ प्रमोट करते हो तो उसके बदले में आपको कमीशन या इंसेंटिव मिलता है। तो इस तरह जिन लोगों ने कैशकॉइन में इन्वेस्ट किया था वही लोग अब कैशकॉइन को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे थे और एक चेन बनती चली गई। फिर कुछ महीने बाद ये फ्रॉडस्टर्स लोगों ने कैशकॉइन में इन्वेस्ट किए हुए 50 करोड़ रुपए लेकर भाग गए और ये स्कैम सामने आया। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि फ्रॉड कंपनीज और लोग ज़्यादा रिटर्न्स देने का लालच देकर लोगों को फंसाते हैं। ये लोग शुरुआत में इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किए हुए रिटर्न्स रेगुलरली देते हैं और लोगों का भरोसा जीत लेते हैं। फिर लोग ही उनकी स्कीम को प्रमोट करते हैं, जिससे और ज़्यादा लोग उस स्कीम से जुड़ जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा लोग ऐसी स्कीम से जुड़ जाते हैं तब ये फ्रॉडस्टर्स मौका ढूंढकर गायब हो जाते हैं। बिटकॉइन माइनिंग में भी बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है ये पता नहीं है तो आप ये वीडियो 3 मिनट 13 सेकंड से आगे देख सकते हो। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो फ्री में बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर स्कैम चला रहे हैं। पहले तो ये फ्रॉडस्टर्स फ्री में बिटकॉइन माइन करने के लिए उनके ऐप को 5 स्टार्स देने के लिए कहते हैं और इस तरह प्ले स्टोर पर फेक रेटिंग जमा करते हैं ताकि अच्छी रेटिंग देखकर लोगों को लगे ये एक जेन्युइन ऐप है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ऐप पर भरोसा करके उसे यूज़ करें। फ्री बिटकॉइन माइनिंग के ये ऐप्स कुछ ऐसी ट्रिक्स निकालते हैं जिससे यूज़र को ज़्यादा समय तक उस ऐप पर एक्टिव रहना होता है और उस बीच ये ऐप्स आपको लगातार एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और उन एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाते हैं। ज़्यादातर ऐसे ऐप्स आपको बिटकॉइन विड्रॉ करने के लिए बहुत सारी सतोशी माइन करने के लिए कहते हैं। अगर आपको सतोशी क्या होते हैं ये पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ सतोशी मतलब 1 बिटकॉइन होता है और बहुत सारी सतोशी माइन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है और फिर उतने समय के लिए आपको उस ऐप पर एक्टिव रहना होता है। तो इस तरह ये ऐप्स एडवर्टीजमेंट के जरिए पैसे कमाते हैं। तो इन ऐप्स के स्क्रीन पर तो आपको बिटकॉइन माइनिंग होती हुई दिखती है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बस एक काउंटर होता है। इसीलिए आप ऐसे ऐप्स के झांसे में बिल्कुल भी ना आए और अपना कीमती समय बर्बाद होने से बचाए। देखो सिंपल सी बात है, बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स लगते हैं, तो कोई आपको कैसे फ्री में माइनिंग करके दे सकता है। अब बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग स्कैम की बात करते हैं। बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के रिमोट माइनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर माइनिंग के लिए लगने वाले एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स रखे जाते हैं और लोगों को बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनीज को कुछ फीस देकर माइनिंग से मिले बिटकॉइंस का कुछ हिस्सा मिलता है। तो कुछ कंपनीज क्लाउड माइनिंग के नाम पर भी लोगों को ठग रही हैं। तो ऐसे ही कुछ फ्रॉड क्लाउड माइनिंग कंपनीज के पास रिमोट माइनिंग सेंटर्स वगैरह कुछ नहीं होते, वो बस बैठे बैठे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जो फ्रॉड बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज होती है वो लोगों को क्लाउड माइनिंग के नाम पर कुछ पैसे या बिटकॉइन इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और उस पर 10 से 20% फिक्स मंथली रिटर्न्स का प्रॉमिस करते हैं और इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह चलाकर लोगों को अपने नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहकर उन्हें अच्छे कमीशन और इंसेंटिव देने का वादा करते हैं। तो इस तरह अब लोग ही कमीशन पाने के चक्कर में उन फ्रॉड कंपनीज को प्रमोट करते हैं और अपने साथ साथ अपनी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों को भी उस स्कीम से जोड़ लेते हैं। ऐसे फ्रॉड क्लाउड माइनिंग कंपनीज शुरुआत में तो आपको प्रॉमिस किए हुए रिटर्न्स रेगुलरली देती है, पर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। और रिटर्न्स की तो बात ही छोड़ दो, ये लोग आपने उन्हें दिए हुए बिटकॉइंस या पैसे भी ठग लेते हैं। सारी बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज फ्रॉड नहीं होती है, कुछ अच्छी भी होती है। इसलिए किसी क्लाउड माइनिंग कंपनीज को ज्वाइन करने से पहले पूरा एनालिसिस करें और चेक करें कि वो कंपनी जेन्युइन है भी या नहीं। अब अगले स्कैम की बात करते हैं। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको किसी बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर या बिटकॉइन एक्सचेंज के साथ बिटकॉइन वॉलेट खोलना होता है।
जैसे कि हमें पता है कि बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए बिटकॉइन एक्सचेंज या बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर सर्विसेज शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कुछ फ्रॉड कंपनीज ने भी बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर सर्विस का बिजनेस शुरू कर दिया है। और ऐसी एक फ्रॉड बिटकॉइन वॉलेट कंपनी ने शुरुआत में लोगों को अच्छी सर्विस देकर उनका विश्वास जीत लिया और बाद में कुछ बहाने बताकर, जैसे कि सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, एम्प्लॉयज छुट्टी पे है, एटसेट्रा, ऐसा बताकर लोगों को उनके बिटकॉइंस विड्रॉ करने के लिए मना करने लगे। और जब उनका कोई कस्टमर बिटकॉइन विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डालता था तब वो उनका वॉलेट ही ब्लॉक कर देते थे। तो इस तरह उस फ्रॉड वॉलेट प्रोवाइडर ने लोगों के बिटकॉइंस हड़प लिए। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने अभी तक बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को लीगल स्टेटस नहीं दिया है और ना ही क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई रेगुलेटर है। इसलिए अगर कोई आपके बिटकॉइन लेकर भाग जाता है तो आपके पास अपने बिटकॉइंस वापस पाने के चांसेस बहुत कम है। बिटकॉइन मार्केट में बहुत सारे अच्छे बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर्स भी हैं, इसलिए बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर चुनते वक्त पूरा ड्यू डिलीजेंस करें और उसके बाद ही अपनी डिसीजन ले। फ्रॉडस्टर्स नई नई आइडियाज़ और प्लान्स के साथ आकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ का पूरा एनालिसिस करें और उसके बाद ही अपनी डिसीजन ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच में 11,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया। इस फ्रॉड में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया उसका नाम है बायर्स क्रेडिट। तो पहले बायर्स क्रेडिट क्या होता है इसे समझते हैं। बायर्स क्रेडिट मतलब इंपोर्ट यानी आयात कर रहे सामान का पेमेंट करने के लिए किसी बैंक की फॉरेन ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना। चलो तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है और दूसरी कंट्रीज के सप्लायर से आप डायमंड्स इंपोर्ट यानी आयात करते हो। नाउ सप्लायर्स को पे करने के लिए इंपोर्टर्स यूजुअली बायर्स क्रेडिट लेते हैं, दैट इज किसी बैंक की विदेशी ब्रांच से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं। अब इंपोर्टर सप्लायर को पे करने के लिए बायर्स क्रेडिट क्यों लेते हैं इसे समझते हैं। इंटरनेशनल डीलिंग्स यानी इंटरनेशनल कारोबार में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कई बार एक दूसरे को जानते नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं। तो अगर सप्लायर ने सामान भेज दिया है पर इंपोर्टर ने पैसे ही नहीं दिए तो, या इंपोर्टर ने पेमेंट कर दिया है पर सप्लायर ने सामान ही नहीं भेजा तो, इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए यानी ट्रेड को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बैंकिंग सिस्टम को ट्रेड में शामिल करते हैं। तो जब सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार डिलीवरी देगा तो इंपोर्टर की बैंक सप्लायर को टाइम पर पे करती है। तो इस तरह बायर्स क्रेडिट की वजह से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है। और दूसरा, बायर्स क्रेडिट में इंपोर्टर फॉरेन बैंक से लोन लेता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट यूजुअली इंडिया में चल रहे इंटरेस्ट रेट से कम होते हैं। नाउ आपने किसी फॉरेन यानी दूसरे देश के सप्लायर को डायमंड की ऑर्डर दी है तो सप्लायर आपको उस ऑर्डर की इनवॉइस भेजेगा। उस सप्लायर को पे करने के लिए अगर आपको बायर्स क्रेडिट लेना है तो उसके लिए पहले आपको आपकी लोकल बैंक को अप्रोच करना होगा। मान लेते कि आपका मुंबई की पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पीएनबी में अकाउंट है और बायर्स क्रेडिट के लिए आपने पंजाब नेशनल बैंक दैट इज पीएनबी को अप्रोच किया और पीएनबी के ऑफिशियल्स को अपने सप्लायर ने भेजी हुई इनवॉइस और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए कहा कि हमने फॉरेन के सप्लायर को डायमंड्स की ऑर्डर दी है और सप्लायर को पे करने के लिए हमें बायर्स क्रेडिट चाहिए। तो पीएनबी उस पर अपना ड्यू डिलीजेंस करेगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेगी और आपका क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक करेगी। अब मान लीजिए कि आपको बायर्स क्रेडिट के जरिए सप्लायर को पे करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो पीएनबी आपसे आपके क्रेडिट वर्दीनेस के अनुसार कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कहेगी, यानी बैंक के पास कुछ कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कहेगी। क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट करते हो यानी लोन रिपे नहीं करते हो तो ये 1,000 करोड़ रुपए पीएनबी को ही इंटरेस्ट के साथ उस फॉरेन बैंक को रिपे करने होंगे। तो इंपोर्टर की बैंक दैट इज पीएनबी यहाँ पर इंपोर्टर और किसी फॉरेन बैंक की ब्रांच के बीच मीडिएटर यानी मध्यस्थ का काम कर रही है और उसके लिए उसे कुछ कमीशन मिलता है। आपसे कोलैटरल लेने के बाद पीएनबी फॉरेन की जिस बैंक ब्रांच से आपको लोन चाहिए उसे एलओयू दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करेगी। एलओयू एक गारंटी होती है जिसके जरिए इंपोर्टर की बैंक फॉरेन बैंक को यह गारंटी देती है कि उन्हें उस लोन की प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ तय किए हुए वक्त में मिल जाएगी। तो अगर इंपोर्टर डिफॉल्ट करता है यानी लोन रिपे नहीं करता है तो उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट इंपोर्टर की बैंक को उस फॉरेन बैंक को रिपे करना होगा।
तो किसी बैंक की फॉरेन ब्रांच इंपोर्टर की बैंक ने दिए हुए एलओयू के आधार पर इंपोर्टर को बायर्स क्रेडिट देती है। मान लेते हैं कि आप एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच से बायर्स क्रेडिट लेते हो, तो पीएनबी एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयू इशू करेगी और स्विफ्ट के जरिए एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को आपको 1000 करोड़ का बायर्स क्रेडिट देने का इंस्ट्रक्शन देगी। स्विफ्ट, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, एक सिक्योर्ड मैसेजिंग नेटवर्क की तरह होता है जिसके जरिए बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है, जिसके बाद बैंक ट्रांजैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करती है। पीएनबी से स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन मिलते ही एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच 1000 करोड़ का बायर्स क्रेडिट पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इंडियन बैंक का किसी फॉरेन बैंक में जो अकाउंट होता है उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अनुसार सामान की डिलीवरी होने पर पीएनबी अपने नोस्ट्रो अकाउंट से वो 1000 करोड़ रुपए उस सप्लायर को ट्रांसफर करेगी और फिर आपको ये 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ तय किए हुए टाइम पीरियड में पीएनबी में डिपॉजिट करने होंगे, जिसके बाद पीएनबी वो 1000 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को ट्रांसफर करेगी। तो अगर आप 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ रिपे नहीं करते हो तो पीएनबी को ये 1000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट के साथ एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को देने होंगे, क्योंकि पीएनबी ने एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयू इशू करके आपके रिपेमेंट की गारंटी दी थी। अब पीएनबी और नीरव मोदी के एक्चुअल केस पर आते हैं। डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी इंपोर्टिंग के लिए मुंबई के पीएनबी के ब्राडी हाउस ब्रांच में बायर्स क्रेडिट के लिए अप्रोच करता था और पीएनबी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत करके सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए बिना फ्रॉडुलेंटली पीएनबी के उन ऑफिशियल्स से एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को एलओयूज इशू करवाता था। तो इस तरह पीएनबी के उन दो ऑफिशियल्स ने करीब 11,000 करोड़ के एलओयूज फ्रॉडुलेंट तरीके से इशू किए। पीएनबी के दो ऑफिशियल्स ने बैंक की प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए फ्रॉडुलेंट तरीके से एलओयूज इशू किए और नीरव मोदी की कंपनीज के लिए एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच से बायर्स क्रेडिट अरेंज किया। जब कोई बैंक एलओयू इशू करती है, उस एलओयू की बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन दैट इज सीबीएस में एंट्री करनी होती है, पर पीएनबी के इन दो ऑफिशियल्स ने सीबीएस पर एंट्री किए बिना एलओयूज इशू किए। पीएनबी के ये ऑफिशियल्स स्विफ्ट के जरिए एक्सिस और इलाहाबाद बैंक की हांगकांग ब्रांच को नीरव मोदी की कंपनीज को बायर्स क्रेडिट देने की इंस्ट्रक्शन भेजते थे। स्विफ्ट, जिसके जरिए बैंक्स एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भेजती है, वो यूजुअली सीबीएस से लिंक रहता है, पर पीएनबी के केस में स्विफ्ट सीबीएस से लिंक नहीं था और फ्रॉडस्टर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। स्विफ्ट सीबीएस से लिंक न होने की वजह से और एलओयूज की सीबीएस में एंट्री न होने की वजह से पीएनबी के कंट्रोलर्स और ऑडिटर्स को इन फ्रॉडुलेंटली इशू किए गए एलओयूज के बारे में पता नहीं चला। अभी पिछले महीने यानी जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनीज डायमंड आरज, सोलर एक्सपोर्ट्स और स्टेलर डायमंड ने पीएनबी को बायर्स क्रेडिट अरेंज करने के लिए कहा, लेकिन तब उन दो पीएनबी ऑफिशियल्स में से एक ऑफिशियल जो कि डेप्यूटी मैनेजर था वो रिटायर हो चुका था और उसकी जगह पर कोई नए डेप्यूटी मैनेजर आए थे। तो उस नए बैंक ऑफिशियल ने उन्हें जितनी अमाउंट का बायर्स क्रेडिट चाहिए उतने कैश बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखने के लिए कहा, जिस पर नीरव मोदी की कंपनीज ने बैंक ऑफिशियल से कहा कि वो पहले भी पीएनबी से बिना कोलैटरल इस तरह की फैसिलिटी ले चुके हैं, तो इसलिए उन्हें कोलैटरल के बिना बायर्स क्रेडिट दिया जाए। पर पीएनबी के उस ऑफिशियल को नीरव मोदी की कंपनीज के उन पुराने एलओयूज का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और इस पर थोड़ा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पीएनबी को इस सारे फ्रॉड के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि ये फ्रॉड 2011 से चालू है और इन बायर्स क्रेडिट का रीपेमेंट नीरव मोदी और उसकी कंपनीज ने नहीं किया है, जिसकी लायबिलिटी अब पीएनबी पर आ गई है। उसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी, उसका भाई निशाल मोदी, उसकी वाइफ अमी मोदी और नीरव मोदी के मैटरनल अंकल यानी मामा मेहुल चोकसी, जो कि सब इन कंपनीज के पार्टनर्स थे, उनके खिलाफ सीबीआई के साथ कंप्लेंट फाइल की। इस स्कैम का मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी है, जिसका डायमंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा बिजनेस है और 2017 में फोर्ब्स के अनुसार नीरव मोदी इंडिया का 57th रिचेस्ट पर्सन था। नीरव मोदी बेल्जियम में पला बढ़ा। नीरव मोदी जब 19-20 साल का था तब उसकी फैमिली ने उसे डायमंड का कारोबार समझने के लिए मुंबई में उसके मामा मेहुल चोकसी के पास भेज दिया, जो कि गीतांजलि ग्रुप के ओनर है। अपने मामा से डायमंड बिजनेस समझने के बाद 1999 में नीरव मोदी ने 5 स्टार डायमंड कंपनी शुरू की और कुछ साल बाद अपना खुद का ब्रांड नीरव मोदी लॉन्च किया। कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज नीरव मोदी की ज्वेलरी डिजाइन्स की फैन हैं। प्रियंका चोपड़ा नीरव मोदी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर थी। स्कैम एक्सपोज होने के बाद प्रियंका ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। स्कैम एक्सपोज होते ही 14 तारीख को पीएनबी की शेयर प्राइस 10% से गिर गई और नीरव मोदी के मामा मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स की प्राइस भी 14 तारीख से लगातार गिर रही है। 3 दिन में ही गीतांजलि जेम्स की स्टॉक प्राइस 64 रुपीज से 37 रुपीज तक गिरी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 15 फरवरी को नीरव मोदी के घर, ऑफिसेज और आउटलेट्स
ऐसे 17 जगह पर रेड मारकर 5100 करोड़ के एसेट्स जब्त किए हैं। पीएनबी ने फाइल की सेकंड कंप्लेंट में गीतांजलि ग्रुप की कंपनीज का भी नाम है, जिसके बाद गीतांजलि ग्रुप की कंपनीज के 20 लोकेशंस पर रेड डाली गई। सीबीआई के अनुसार नीरव मोदी 1 जनवरी को ही इंडिया के बाहर चला गया है। उसके बाद नीरव का भाई, वाइफ और मामा मेहुल चोकसी भी इंडिया छोड़कर भाग गए हैं। ये पहली बार नहीं है, पीएनबी ने कई बार इसी तरह के फ्रॉड में पैसे गंवाए हैं। एक आरटीआई के अनुसार पीएनबी को पिछले 5 साल में 389 फ्रॉड केसेस में करीब 6,500 करोड़ का नुकसान हुआ है, और अब ये नीरव मोदी फ्रॉड भी उसमें ऐड हो जाएगा। कुछ 4-5 साल पहले विंसम ग्रुप, जो कि एक डायमंड बिजनेस था, उसके ओनर ने भी पीएनबी का 1800 करोड़ का लोन रीपे नहीं किया था, और वो भी इंडिया छोड़कर भाग गया था। अक्टूबर 2017 में गवर्नमेंट ने करीब 2 लाख करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन प्लान लाया, जिसके पहले फेज में गवर्नमेंट 88,000 करोड़ रुपए पीएसयू बैंक्स को दे रही है, जिसमें से 5,473 करोड़ रुपए पीएनबी को मिलने वाले हैं। और टैक्स पेयर के इन पैसों का पीएसयू बैंक्स कैसा उपयोग कर रही है, ये तो अपने विजय माल्या स्कैम, विंसम स्कैम और इन जैसे अनगिनत स्कैम्स में देखा ही है। और अब इस लिस्ट में एक और स्कैम जुड़ गया है, नीरव मोदी स्कैम। पीएनबी के अनुसार ये स्कैम 2011 से यानी पिछले 7 साल से चल रहा था। तो क्या पीएनबी को 7 साल में एक बार भी इस स्कैम की भनक नहीं लगी? इलाहाबाद और एक्सिस बैंक की हांगकांग ब्रांच बायर्स क्रेडिट पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर करती थी। तो क्या पीएनबी ने पिछले 7 साल में एक बार भी नॉस्ट्रो अकाउंट चेक नहीं किया? क्या पीएनबी ने पिछले 7 साल में एक बार भी स्विफ्ट मैसेजेस का रिकंसिलिएशन नहीं किया? ऐसे कई सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर इस स्कैम के रूट्स बहुत डीप हो सकते हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, तो लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है। आपको इस स्कैम के बारे में क्या लगता है, ये भी हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि नीरव मोदी ने पीएनबी को नहीं बल्कि देश के आम आदमी को लूटा है, क्योंकि पीएनबी एक पीएसयू बैंक है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता रहता है, और हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। तो लॉस तो हम सारे टैक्स पेयर्स का ही हो रहा है। फॉर मोर सच वीडियोज ऑन फाइनेंस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल finnovations.com। इस स्कैम को कवर करने का सजेशन आप में से ही बहुत सारे दोस्तों ने दिया था, तो इस वैल्यूएबल सजेशन के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। तो आज हम किस तरह एक पॉन्जी स्कीम ने राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल और प्रकाश पडुकोन को फंसाया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले पॉन्जी स्कीम क्या होती है, इसे समझ लेते हैं। पॉन्जी स्कीम एक फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जिसमें स्कीम चलाने वाले लोग ज़्यादा रिटर्न्स देने का वादा करते हैं, और स्कीम के पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा देते हैं। उनका मेन काम होता है इसकी टोपी उसके सर रखना और बाद में पैसे लेकर गायब हो जाना। और इंडिया में पॉन्जी स्कीम की कोई कमी नहीं है। तो मामला ये है कि राघवेंद्र श्रीनाथ नाम के शख्स ने विक्रम इन्वेस्टमेंट नाम से एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली, जो लोगों को सालाना 40% फिक्स रिटर्न देने का वादा करने लगी। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को लाने के लिए कुछ एजेंट्स को हायर किया और उन्हें इन्वेस्टमेंट्स लाने पर 10 से 12% का कमीशन देने लगी। 2014 में मिस्टर राहुल द्रविड़ को विक्रम इन्वेस्टमेंट का एक एजेंट, जो पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट था, उसने बताया कि विक्रम इन्वेस्टमेंट नाम की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और सालाना 40% फिक्स रिटर्न देती है। तो उसने जैसे तैसे करके राहुल द्रविड़ को विक्रम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। इसी तरह विक्रम इन्वेस्टमेंट के एजेंट्स ने करीब 800 लोगों को विक्रम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया, जिसमें प्रकाश पडुकोन और साइना नेहवाल भी शामिल है। बाकी पॉन्जी स्कीम्स की तरह इस स्कीम ने भी लोगों को शुरुआत में रेगुलरली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए और धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। शुरुआत में कंपनी ने राहुल द्रविड़ को भी रेगुलरली अच्छे रिटर्न्स दिए और फिर राहुल द्रविड़ को और पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा। रेगुलर रिटर्न्स को देखकर राहुल द्रविड़ ने उसमें और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। उसके बाद कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। तो 40% तो दूर की बात है, राहुल द्रविड़ को उनका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं मिला है। उन्होंने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसमें से उनको सिर्फ 16 करोड़ रुपए मिले हैं और विक्रम इन्वेस्टमेंट्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपए से फंसाया है, जिसके बाद राहुल द्रविड़ ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। विक्रम इन्वेस्टमेंट ने बाकी लोगों को भी करीब 500 करोड़ रुपए से फंसाया है और हाल ही में पुलिस ने विक्रम इन्वेस्टमेंट के ओनर और एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया है। ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स इंडिया में चल रही है और आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में पॉन्जी स्कीम्स ने लोगों को करीब 80,000 करोड़ रुपए से लूटा है, फिर भी पॉन्जी स्कीम के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत कमी है, इसलिए अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़, ऑफिसर्स और बहुत पढ़े लिखे लोग भी ऐसी स्कीम्स में आसानी से फंस जाते हैं। अब विक्रम इन्वेस्टमेंट्स की ही बात करें तो उसमें राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल,
और प्रकाश पडुकोन के साथ साथ एक रिटायर्ड डीजीपी ऑफिसर और कई सारे एमडीज एंड सीईओज भी फंसे हैं। लगातार बढ़ रही पॉन्जी स्कीम्स को देखकर गवर्नमेंट पॉन्जी स्कीम के लिए एक बिल ला रही है जिसका नाम है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2018, जो सारी पॉन्जी स्कीम्स और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स को बैन करेगा। ये पॉन्जी स्कीम चलाने वाले लोग अलग अलग आइडियाज़ और शातिरी ट्रिक्स के साथ आते हैं और हर बार कोई नई आइडिया लेकर आते हैं और लोगों को जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने का वादा करते हैं। ये लोग लोगों को कम वक्त में करोड़ों रुपए कमाने के और कार्स और बंगलों के सपने दिखाने में बड़े माहिर होते हैं। तो आपको ऐसे झूठे वादों से बचने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी स्कीम अगर आपके पास आती है तो बेहतर होगा कि आप उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे स्कीम्स में रिटर्न्स मिलना तो छोड़ो, अपने भरे हुए पैसे भी डूब जाते हैं, जैसे कि अभी मिस्टर राहुल द्रविड़ के साथ हुआ। एक बात याद रखना कि कोई भी शख्स कमोडिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट या करेंसी मार्केट से फिक्स रिटर्न नहीं कमा सकता। और रही बात सालाना 40% रिटर्न की, तो उतने रिटर्न तो वॉरेन बफेट भी नहीं कमाते हैं। तो अगर कोई आपको स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट के नाम पर फिक्स रिटर्न देने का वादा कर रहा है तो समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट का पूरा स्टडी करो। जो पॉन्जी स्कीम्स आपको पता है या आपके आजू बाजू चल रही है तो उनके बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि सबको उनके बारे में पता चले। आपको खुद को भी पॉन्जी स्कीम से सावधान रहना होगा और अपने दोस्तों और परिजनों को भी पॉन्जी स्कीम्स के बारे में जागरूक करना होगा। तो ये वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता कब और कैसे देखने वालों को इसका फ़ायदा मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर Finnovations.com को सब्सक्राइब करके Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। अगर आपको इस वीडियो या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल पूछने हैं तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। हाल ही में बिटकॉइन से जुड़ी एक पॉन्जी स्कीम बाहर आई है जिसमें अमित भारद्वाज नाम के शख्स ने 8000 लोगों को करीब 2000 करोड़ से फंसाया है। अमित भारद्वाज ने गेन बिटकॉइन नाम से एक बिजनेस शुरू किया था जो कि एक क्लाउड माइनिंग बिजनेस था। बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है इसे समझने के लिए आप ये वीडियो 3 मिनट 13 सेकंड से आगे देख सकते हो। बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज के रिमोट माइनिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर बिटकॉइन के लिए लगने वाले एक्सपेंसिव हार्डवेयर्स रखे जाते हैं। लोगों को बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कंपनीज को कुछ फीस देकर माइनिंग से मिले बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिलता है। तो अमित भारद्वाज ने लोगों से कहा था कि उसका चाइना में एक माइनिंग सेंटर है और उसने उस माइनिंग सेंटर के कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे। उसने गेन बिटकॉइन में 1 बिटकॉइन इन्वेस्ट करने पर हर महीने 0.1 बिटकॉइन देने का यानी 10% रिटर्न देने का वादा किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट 18 महीने यानी 1.5 साल का रखा था। तो 1.5 साल बाद अमित भारद्वाज लोगों को 10% पर मंथ के हिसाब से 1 बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट के बदले में 1.8 बिटकॉइन देने वाला था, यानी 1.5 साल में 80% रिटर्न देने वाला था। 80% रिटर्न तो छोड़ ही दो, वो तो सीधे लोगों के बिटकॉइन लेकर ही फरार हो गया था। जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस मामले की छानबीन करने के लिए कहा था और अब पुणे पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया है। अमित भारद्वाज ने अपने इस फ्रॉड में मल्टी लेवल मार्केटिंग दैट इज MLM का इस्तेमाल किया था और लोगों को अपने अंडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहकर उन्हें अच्छे कमीशंस और इंसेंटिव्स देने का वादा किया था। तो इस तरह अब लोग ही कमीशन पाने के चक्कर में इस स्कीम को प्रमोट करने लगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली, रिश्तेदार और दोस्तों को भी लेकर फंस गए। इसमें ज़्यादातर महाराष्ट्र और केरला के लोग फंसे हैं। हमने 3-4 महीने पहले बिटकॉइन से जुड़े स्कैम्स पर एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था 4 कॉमन स्कैम्स इन बिटकॉइन और उसमें हमने इस तरह के स्कैम्स के बारे में भी बताया था। अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन से जुड़े और भी बिजनेसेस शुरू किए थे जैसे कि अमेज माइनिंग एंड ब्लॉकचेन रिसर्च, कॉइन बैंक वॉलेट और GB माइंस। अपनी स्कीम की मार्केटिंग करने के लिए उसने 2-3 बुक्स भी लिखे थे जैसे कि क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगिनर्स, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। इस बुक्स को उसने एडवर्टीजमेंट के जरिए और शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बासु, नरगिस फखरी, वीर दास, हुमा कुरैशी इन जैसी सेलिब्रिटीज़ के जरिए भी प्रमोट किया। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉक मार्केट में 4-5 तरह के स्कैम्स होते हैं जिनसे आपको पूरी तरह बच के रहना होगा। तो पंप एंड डंप स्कीम से शुरुआत करते हैं। पंप एंड डंप स्कीम में कुछ अननोन फ्रॉडस्टर लोग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को झूठी और मिसलीडिंग न्यूज़ देकर शेयर की प्राइस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन पर जो मैसेज देख रहे हो उसमें ऐसा बताया गया है कि रेमंड ने सुप्रीम टेक्समार्ट नाम की कंपनी के 35% स्टेक्स खरीद लिए हैं और ऐसा दिखाया गया है कि ये मैसेज सुप्रीम टेक्समार्ट ने ही भेजा है। लेकिन ना ही रेमंड ने सुप्रीम टेक्समार्ट में स्टेक लिए हैं,
ना ही ये मैसेज सुप्रीम टेक स्मार्ट ने भेजा है। कुछ दिनों बाद मुझे और 3-4 मैसेजेस आए। एक में लिखा था कि रेमंड ने सुप्रीम टेक स्मार्ट के 30% स्टेक्स खरीद लिए हैं, जबकि पिछले मैसेज में 35% स्टेक लिखा था। दूसरे मैसेज में लिखा है कि रेमंड ने सुप्रीम टेक स्मार्ट को टेक ओवर कर लिया है। तीसरे मैसेज में दिखाया गया है कि रिलायंस सुप्रीम टेक स्मार्ट के 26.7% स्टेक खरीदने वाली है। और चौथे मैसेज में बताया गया है कि सुप्रीम टेक स्मार्ट 1:1 बोनस डिक्लेयर करने वाली है। अगर आप सुप्रीम टेक स्मार्ट के डिटेल्स चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि इन मैसेजेस में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन झूठी है। कई बार इन मैसेजेस में रेमंड का जिक्र हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रेमंड का इस कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। सुप्रीम टेक स्मार्ट पिछले 2.5 साल से लॉस में चल रही है। 2015 में इस कंपनी को 208 करोड़ का लॉस हुआ था, वही 2016 में 178 करोड़ का लॉस हुआ था। कंपनी के ऊपर लगभग 250 करोड़ का लोन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे झूठे मूठे मैसेजेस करके ये लोग आपको शेयर बाय करने के लिए कहते हैं। इन सारे मैसेजेस में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि सुप्रीम टेक स्मार्ट के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदो। चलो तो देखते हैं कि इसके पीछे उन फ्रॉडस्टर लोगों का क्या मकसद होता है। पंप एंड डंप स्कीम करने वाले फ्रॉडस्टर्स पहले किसी एक कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। फिर वो लोग लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ऐसे फेक मैसेजेस और ईमेल्स भेजते हैं। जिन लोगों को लगता है कि इन मैसेजेस में दी हुई इन्फॉर्मेशन सही होगी, ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है और शेयर का भाव भी बढ़ने लगता है। जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है, तब ये फ्रॉडस्टर लोग अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। उन फ्रॉडस्टर्स लोगों ने भेजी हुई न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन झूठी होने के कारण वो शेयर ज़्यादा देर तक उस प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पाता और फिर उस शेयर की प्राइस गिरने लगती है और आम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जिन्होंने उन मैसेजेस को फॉलो किया था वो अपना पैसा गंवा बैठते हैं। हर्षद मेहता ने 1991-92 में एसीसी का शेयर अंडर वैल्यूड है ये कहकर और रिप्लेसमेंट थ्योरी का कारण बताकर कुछ ही महीनों के अंदर एसीसी का स्टॉक 200 रुपीज़ से सीधा 9000 रुपीज़ तक पंप किया था और फिर हाई प्राइस पर अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। लेकिन एसीसी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग थे ही नहीं कि वो इतने हाई प्राइस पर सस्टेन कर सके और फिर एसीसी में बड़ी मात्रा में गिरावट हुई। बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया था। हर्षद मेहता के स्कैम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। चलो तो अगले स्कैम की बात करते हैं। अगले स्कैम का नाम है टिप्स एंड रिकमेंडेशन कॉल फ्रॉड। ये भी एक कॉमन फ्रॉड है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। इस फ्रॉड में आपको रिकमेंडेशंस और स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करने वाले लोगों के कॉल्स आते हैं, जिसमें ये लोग आपको बताते हैं कि कैसे आप इनके टिप्स यूज़ करके डेली फिक्स प्रॉफिट कमा सकते हो। ये लोग डेली 3 to 10% या मंथली 30 to 40% रिटर्न का वादा करते हैं। ये लोग उनकी टिप्स की एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होने का दावा भी करते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हमने हमारे क्लाइंट्स को 1 साल से लगातार ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं और आपको भी हम मंथली मिनिमम फलाना ढमकाना रिटर्न्स देंगे। इन लोगों का बात करने का तरीका ही ऐसा होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति बड़ी आसानी से इनकी जाल में फंस जाता है। बहुत सारे नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स तो यहीं पर उनकी बातों में आकर स्टॉक टिप्स खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ चालाक ट्रेडर्स उनसे कहते हैं कि पहले आप मुझे ट्रायल टिप्स दीजिए, अगर ट्रायल टिप्स सही साबित होती है तो मैं आपके स्टॉक टिप्स ज्वाइन करूंगा। बहुत सारी टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज या लोग आपको ट्रायल टिप्स देने से साफ इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप हमारी रजिस्ट्रेशन फीस पे कीजिए, उसके बाद ही हम आपको ट्रायल टिप्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज आपको ट्रायल टिप्स देने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अगर उस कंपनी को 100 लोगों को ट्रायल टिप्स देनी है तो वो लोग 50 ट्रेडर्स को किसी एक शेयर को बाय करने की सलाह देते हैं और बाकी 50 ट्रेडर्स को उसी शेयर को सेल करने की सलाह देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बाय और सेल में से कोई एक सलाह सही साबित होगी और फिर ये लोग उन 50 ट्रेडर्स को टारगेट करते हैं जिन्हें सही सलाह मिली है एंड अगेन उन 50 में से 25 लोगों को किसी एक शेयर को बाय करने की सलाह देते हैं और बाकी 25 लोगों को उसी शेयर को सेल करने की सलाह देते हैं। फिर जिन 25 ट्रेडर्स को सही सलाह मिलती है उन्हें लगता है कि कंपनी ने दिए हुए सारे कॉल्स एकदम एक्यूरेट थे और फिर वो लोग भी स्टॉक टिप्स खरीद लेते हैं। और जब तक उस टिप्स और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी का असली चेहरा सामने आ जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेडर्स को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग तरह तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
ज़्यादातर टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भारी मात्रा में लेवरेज यानी क्रेडिट लेकर ट्रेड करने के लिए कहते हैं, जो कि बहुत ही रिस्की है, जिसमें हर गलत कॉल पर ट्रेडर्स को भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से जितना पैसा ट्रेडर स्टॉक टिप्स खरीद कर गंवाता है, उससे कई ज़्यादा पैसा वो स्टॉक टिप्स के अनुसार शेयर बाय और सेल करके गंवाता है। इतना लॉस झेलने के बाद ये ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट को भला बुरा कहकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ देते हैं, जबकि गलती ये खुद करते हैं। देखो, अगर उन लोगों की कंपनी के पास असल में इतनी एक्यूरेसी होती तो वो लोग खुद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाते थे, उन्हें टिप्स बेचने का काम नहीं करना पड़ता था। और जिस 90 to 95% एक्यूरेसी की बात वो करते हैं, तो एक बात मैं आपको बता दूं, 90 to 95% एक्यूरेसी तो मिस्टर वॉरेन बफे और मिस्टर राकेश झुनझुनवाला की भी नहीं है। कुछ इसी तरह एक और स्कैम चलता है। इसमें आपको जो ट्रेडिंग टिप्स के मैसेजेस या ईमेल्स आते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो मैसेजेस आपको आपके ब्रोकरेज फर्म ने ही भेजे हैं। इंडिया में बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपने ब्रोकर ने दी हुई स्टॉक टिप्स को फॉलो करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैसेजेस भी ब्रोकर ने ही भेजे हैं, लेकिन नहीं, ये मैसेजेस भेजने वाले लोग भी पंप एंड डंप स्कीम के फ्रॉडस्टर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे मुझे अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के नाम से स्टॉक बाय करने के मैसेजेस आए हैं, और ये सारे के सारे मैसेजेस फ्रॉडस्टर लोगों ने भेजे हैं। कुछ इसी तरह के स्कैम्स व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी एक्टिव है। रिसेंटली सेबी ने गुजरात के 2 लोगों पर एक्शन ली है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप बनाकर ज़्यादा रिटर्न्स का लालच देकर स्टॉक टिप्स के लिए लोगों से बड़ी बड़ी फीस लेते थे। ऐसे स्कैम्स का शिकार बनने वाले ज़्यादातर ट्रेडर्स नए होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एडवाइजरी कंपनीज ट्रेडर्स को फंसाती है। कुछ अच्छी एडवाइजरी कंपनीज भी है जो अच्छा गाइडेंस और सर्विसेज देती है। अब गौर करो तो एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी कि ये सारे स्कैम्स स्टॉक टिप्स और रिकमेंडेशन से जुड़े हैं, इसीलिए जितना आप स्टॉक टिप्स और रिकमेंडेशन से दूर रहोगे उतना बेहतर। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बनना होगा, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के लिए आपको अपना ज़्यादातर समय एनालिसिस और रिसर्च के लिए देना होगा। आपको हमेशा सीखते रहना होगा, और मेन बात, आपको किसी पर भी किसी टिप्स या रिकमेंडेशन के लिए डिपेंड नहीं रहना होगा। आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.finnovations.com के ज़रिए देते रहेंगे। आप हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपके सवाल या आपको जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। जब मैं म्यूचुअल फंड की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, तब मैं आपको म्यूचुअल फंड पूरी गहराई में जाकर समझाऊंगा। उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन साथ में आपको भी सतर्क रहना आवश्यक है, और इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि स्मार्ट लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, और सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं।